हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत देख रहे हैं, जिसे हम क्लास स्ट्रगल के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है, इसका आधार देख लेते हैं कि इसका आधार क्या है। इसका आधार है आर्थिक आधार पर ही कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया है। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष में पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों का जो शोषण हो रहा है और श्रमिकों के द्वारा अपने अधिकार के लिए और पूंजीपतियों द्वारा अपने पूंजी की वृद्धि के लिए श्रमिकों का जो शोषण किया, श्रमिकों ने अपने अधिकार के लिए पूंजीपतियों के विरुद्ध जो संघर्ष किया, उस संघर्ष को कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष में विस्तार से बतलाया है, जिसका आधार उन्होंने आर्थिक आधार बताया है। तो वर्ग क्या है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं वर्ग क्या है। व्यक्तियों के उस समूह को वर्ग कहते हैं जो उत्पादन की किसी विशेष क्रिया से संबंधित हो, जिसके साधारण हित हो। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि वर्ग क्या है। साधारण रूप से हम वर्ग देखें तो 3 होते हैं, उच्च, मध्यम और निम्न। यहाँ पर हम कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है कि व्यक्तियों के उस समूह को वर्ग कहते हैं, या व्यक्तियों के उस समूह को कहते हैं जो उत्पादन की किसी विशेष प्रक्रिया से संबंधित हो और जिसके साधारण हित हो। उत्पादन करने वाली किसी प्रक्रिया से जो जुड़े होते हैं और उनके हित एक जैसे होते हैं, उसे कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है, वर्ग का है। उत्पादन की प्रक्रिया तो साधारण रूप से हम इंडस्ट्रियों की तरफ ही हमारा ध्यान आकर्षित होता है, और कार्ल मार्क्स ने भी इंडस्ट्रियों की तरफ ही ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने पूंजीपति और श्रमिकों के मध्य संघर्ष को बताया है। तो क्या होता है कि उत्पादन का जो उत्पादन और वितरण पर आधारित कार्ल मार्क्स ने दो वर्ग बताया है, जो परस्पर इनके क्या होते हैं, जो हित होते हैं परस्पर विरोधी हित होते हैं। विरोधी हित कैसे कि एक अधिक लाभ चाहता है और एक चाहता है कि उस लाभ में भी हमें लाभ मिले और हमारा शोषण न हो। इसे हम विस्तार से समझ लेते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने 2 वर्ग बताए हैं उत्पादन के आधार पर। सबसे पहला तो पूंजीपति, जिसे उन्होंने शोषक वर्ग कहा है। उसके पश्चात श्रमिक, जिसे शोषित। पूंजीपति क्या करता है, शोषण करता है, किसका, श्रमिक वर्ग का। अब साधारण रूप से उन्होंने पूंजीपति को बुर्जुआ और श्रमिकों को सर्वहारा वर्ग बताया है। तो पूंजीपति वर्ग क्या करता है, उद्योगों की स्थापना करता है। उद्योगों की स्थापना करता है और अपने यहाँ किनकी नियुक्ति करता है, उत्पादन के लिए श्रमिकों की नियुक्ति करता है। श्रमिक जिसका पूंजीपति शोषण करता है, उससे अधिक कार्य करवाया जाता है, उससे समय से भी अधिक कार्य किया जाता है, उससे अधिक उत्पादन करवाया जाता है, और उसके बदले में उसे पारिश्रमिक न्यून दिया जाता है, बिल्कुल कम दिया जाता है। जिससे क्या होता है कि श्रमिक की मूल जो आवश्यकता है, उन मूल आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं हो पाती और वह दिन ब दिन दयनीय स्थिति में जीवन व्यतीत करता है। उसके घर परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती, बच्चों को अच्छे से भरण पोषण बच्चों का नहीं कर सकता, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता, वह अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत नहीं कर सकता, वह सभी सुख सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकता। तो जब श्रमिक वर्ग इन कमियों को महसूस करता है, तो वो क्या करता है, संघर्ष कर देता है, विरोध करने लग जाता है। किनका, शोषक का। शोषित किसका विरोध करता है, शोषक का, अर्थात श्रमिक वर्ग पूंजीपति वर्ग का विरोध करने लग जाता है। और पूंजीपति वर्ग क्यों ये सब चीजें करता है, क्यों उसे कम वेतन देता है, उसके पीछे रीजन है कि वह उत्पादन पर अधिक लाभ प्राप्त करना चाहता है, अधिक पूंजी को संग्रहित करना चाहता है, अधिक लाभ अर्जित करने की लालसा के कारण वह श्रमिक का शोषण करता है। और इसी बात को जानकर श्रमिक क्या करता है, अपने शोषण को जानकर और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वह पूंजीपति के विरुद्ध संघर्ष कर देता है। और पूंजीपति भी क्या करता है कि अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या अपनी पूंजी की वृद्धि के लिए या लाभ में अधिक भाग के लिए वह श्रमिकों का शोषण करता है। और यही स्थिति चलती रहती है, और यही स्थिति क्या कहलाती है, वर्ग संघर्ष, जिसमें एक वर्ग अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ता है और दूसरा वर्ग अपने हक की लड़ाई के लिए। पूंजीपति अपनी लड़ाई के लिए, पूंजीपति की जो लड़ाई है वह है अधिक लाभ कमाना, और श्रमिक की जो लड़ाई है वह किस लिए है कि उसे उचित पारिश्रमिक मिले, उचित वेतन मिले, जिससे उसका जीवन भी अच्छे से गुजर बसर हो, उसका अधिक शोषण न हो। दोनों अपने लाभ के लिए, एक चाहता है कि अपना गुजर बसर अच्छे से हो, अपना पारिश्रमिक अच्छा मिले,
परिवार का जीवन अच्छा हो, और एक चाहता है कि अपनी पूंजी अधिक हो, पूंजी में वृद्धि हो। तो इसलिए क्या होता है कि ये वर्ग संघर्ष होता है। अब पूंजीपति वर्ग क्या करता है कि एक जगह कंपनी की स्थापना करता है, इकाइयों की, उत्पादन की इकाइयों की स्थापना करता है, फिर वह दूसरे स्थान पे भी करता है। ऐसा कर करके वह राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इकाइयों की स्थापना करता है, और सभी जगह पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करता है। और श्रमिक क्या करते हैं, फिर अपने शोषण को रोकने के लिए और अपने हितों के लिए संघर्ष कर देते हैं, क्रांति कर देते हैं पूंजीपतियों के विरुद्ध। अब कार्ल मार्क्स और एंजेल्स दोनों ने एक साम्यवादी घोषणा पत्र लिखा है, जिसे हम कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के नाम से जानते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अर्थात साम्यवादी घोषणा पत्र में मार्क्स और एंजेल्स कहते हैं, पूंजीवादी व्यवस्था में स्वयं अपने विनाश के बीज निहित होते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था में स्वयं अपने विनाश के बीज निहित होते हैं। अब यहाँ पर मार्क्स ने सर्वाधिक बल दिया है श्रमिकों की समस्या की तरफ। उन्होंने कहा है कि पूंजीपति शोषण करते किनका, श्रमिकों का, और श्रमिकों ने अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, क्रांति करनी चाहिए। और उन्होंने ये कहा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कि पूंजीवादी व्यवस्था में क्या है, स्वयं अपने विनाश के बीज है। किस प्रकार से उनमें अपने विनाश के बीज है, क्योंकि वह स्वयं क्रांति के लिए श्रमिकों को जागृत करती है। यदि वो श्रमिकों को सही वेतन दे, उन्हें सभी सुविधाएं मिले, उनकी सुरक्षा की गारंटी दे, उन्हें अधिक पारिश्रमिक न करवाया जाए, उनसे जितना अनिवार्य है उतने ही समय तक के कार्य लिया जाए, अधिक कार्य नहीं लिया जाए, तो परंतु क्या होता है कि ये सब व्यवहार नहीं किया जाता, ये सब चीजें नहीं की जाती इनके द्वारा, पूंजीपतियों के द्वारा श्रमिकों के साथ। तो उसके बदले में क्या हो जाता है कि श्रमिक क्रांति कर देता है किनके प्रति, पूंजीपतियों के प्रति। यही होता है वर्ग संघर्ष। जब पूंजीपतियों के प्रति श्रमिकों ने क्रांति की, तो श्रमिकों के लिए पूंजीपति भी क्या करते हैं कि ये भी इनका शोषण करते हैं, इनके लिए कुछ कटौती कर देंगे, वेतन में कटौती करेंगे, उनके रहवास के क्षेत्र में सुविधाओं को कम कर देंगे। ये सब समस्याएं होती है और ये सब कहलाती है वर्ग संघर्ष। तो ये तो था कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने कहा कि पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं। और इसका आधार क्या बताया उन्होंने, आर्थिक आधार। और इसका सर्वाधिक हमें उल्लेख किस घोषणा पत्र में मिलेगा, साम्यवादी घोषणा पत्र, जिसे हम कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के नाम से जानते हैं, जो मार्क्स और एंजेल्स ने दोनों ने मिलकर लिखा है। अब हम कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष की आलोचना देख लेते हैं। तो कार्ल मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष है उसकी आलोचना सर्वप्रथम तो क्या है कि समाज में सिर्फ दो ही वर्ग नहीं है, पूंजीपति और श्रमिक, ये दो ही वर्ग समाज में नहीं है। तीसरा वर्ग और भी है, जिसे हम कहते हैं मध्यम वर्ग, जिसे बुद्धिजीवी के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ग की बिल्कुल मार्क्स ने क्या कर दी है, अवहेलना कर दी है, बिल्कुल देखा ही नहीं है इस वर्ग की तरफ। उसके पश्चात सामाजिक और आर्थिक दोनों वर्गों को कार्ल मार्क्स ने क्या माना है, एक माना है। ठीक है, इन वर्गों को सामाजिक आर्थिक दोनों वर्गों को एक माना। यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि जाति, धर्म और शिक्षा, जाति, धर्म और शिक्षा इसको भूल गई है कार्ल मार्क्स। फिर उसके पश्चात सामाजिक संघर्ष जीवन का मूल तत्व नहीं है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि सामाजिक संघर्ष ही जीवन का मूल तत्व है, परंतु ऐसा है नहीं। समाज में संघर्ष होगा तो ही समाज की व्यवस्था चलायमान रहेगी, ऐसा नहीं है। प्रेम, सहयोग और आपसी सामंजस्य की भावना भी समाज में सामंजस्य स्थापित करके समाज के विकास में सहायक होती है। परंतु इन्होंने सिर्फ बल किस पर दिया, सामाजिक संघर्ष पर। बिल्कुल ये हो ही नहीं सकता कि संघर्ष होगा तो समाज की व्यवस्था बनी रहेगी, समाज विकास की ओर बढ़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर उसके पश्चात सर्वहारा वर्ग द्वारा इन्होंने क्या की है, क्रांति की बात की है कि भाई जो भी क्रांतियां हुई इतिहास में, या इतिहास उठा के देख लो कि जितने भी क्रांतियां हुई है वो किसने की है भाई, हम साधारण रूप से देखते हैं तो इतिहास को अगर हम उठा के देखें तो जितने भी क्रांतियां हुई है किनके द्वारा की है, ये बुद्धिजीवियों द्वारा की गई है, बुद्धिजीवियों द्वारा, जिसे हम मध्यम वर्ग कहते हैं। परंतु कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि जितने भी क्रांतियां हुई है वो सब श्रमिकों के द्वारा हुई है। तो ये पूर्णतः गलत है उनका वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। फिर उसके पश्चात इन्होंने क्या कहा, अब उसके पश्चात कि इन्होंने उत्पादन और आर्थिक स्थिति को लेकर संघर्ष की बात की है, परंतु संघर्ष इसी स्थिति से नहीं होता। संघर्ष धर्म,
मानवीय धर्म एवं मानवीय इच्छा भी संघर्ष का कारण होते हैं। कभी कभी हम हमारे धर्म संप्रदाय के लिए संघर्ष कर लेते हैं, कभी कभी हमारी मानवीय जो इच्छाएं है, अन्य इच्छाएं, उनके लिए भी संघर्ष करते हैं। फिर उसके पश्चात देखते हैं पूंजीवाद के अंत एवं समाजवाद की स्थापना की बात। इन्होंने क्या कहा है वर्ग संघर्ष के अपने सिद्धांत में कि क्या होगा, पूंजीवाद का बिल्कुल अंत हो जाएगा भाई। ये जो पूंजीवाद है, जो धनपति है, इनका अंत होगा, कोई पूंजीपति नहीं रहेगा, सिर्फ साम्यवाद रहेगा, श्रमिकों क्या रहेगा, अधिकार रहेगा, सभी को समान अधिकार मिलेगा, सभी के पास पूंजी का बराबर वितरण रहेगा। परंतु ये संभव नहीं है, ये बिल्कुल उन्होंने गलत सिद्धांत दिया है, या कह सकते हैं कि ये समाज के संदर्भ में बिल्कुल विपरीत है, उल्टा है। सिर्फ समाजवाद रहेगा और क्या होगा कि भाई पूंजीपति वर्ग समाप्त हो जाएगा, बाकी सभी तरह समान वितरण होगा, ये पॉसिबल नहीं है। फिर हम बात करते हैं कि सत्ता की, तो उन्होंने क्या कहा है कि भाई पूंजीपतियों का जब अंत हो जाएगा, पतन हो जाएगा, तो उनके पास सत्ता किसके पास आएगी, श्रमिकों की। पर वहां पर वे फांसीवाद को भूल गए। अगर फांसीवाद के पास सत्ता चली जाए तो समाज में अव्यवस्था उत्पन्न होगी और फिर उससे भी ज्यादा हालत खराब हो जाएगी श्रमिकों की। अब हम वर्तमान संदर्भ में साधारण रूप से देखें तो अब वर्ग संघर्ष बहुत कम ही दिखाई देता है, जहां पर क्या हो गया है कि पूंजीपतियों ने भी श्रमिकों की समस्याओं को समझा, उनके हक को समझा, उनके लिए सुविधाओं में वृद्धि की, उनके पारिश्रमिक में वृद्धि की। तो अब वर्ग संघर्ष नहीं जैसा ही दिखाई देता है, क्योंकि पूंजीपति वर्ग भी श्रमिकों की आवश्यकताओं को समझने लगे। तो कार्ल मार्क्स का ये सिद्धांत वर्ग संघर्ष का, जिसका आधार ही आर्थिक आधार है, पर यहाँ पर हम कार्ल मार्क्स के सिद्धांत की जितनी भी आलोचना करें, उनका सिद्धांत ज्ञान वृद्धि में और समाज शास्त्र के क्षेत्र में, औद्योगिक क्रांति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। हम इस सिद्धांत की कितनी भी अवहेलना करें, यह सिद्धांत समाज शास्त्र के ज्ञान के लिए और औद्योगिक इकाइयों के या औद्योगिक समाज के ज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।